सक्सेसफुल स्टॉक स्पेकुलेटर। अध्याय 8। कब स्टॉक न खरीदें। ऐसे समय होते हैं जब स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, और वह तब होता है जब लगभग सभी स्टॉक अपने रियल वैल्यू से आगे बढ़ चुके होते हैं। यह संदिग्ध है कि क्या कभी ऐसा समय होगा जब सभी स्टॉक अपने रियल वैल्यू से आगे बढ़ गए हों, लेकिन जब अधिकांश स्टॉक इतने आगे बढ़ गए हों तो सभी स्टॉक की कीमतों में सामान्य गिरावट होने की संभावना है। जो स्टॉक बहुत अधिक नहीं बिक रहे हैं वे दूसरों के साथ सहानुभूति में कुछ हद तक गिरेंगे। इसलिए ऐसे समय होते हैं जब हम अपने ग्राहकों को कोई भी स्टॉक न खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉक खरीदने के संबंध में सलाह देने वाले कुछ संगठन अपने ग्राहकों को 1 साल या उससे ज्यादा समय तक खरीदारी से पूरी तरह परहेज करने की सलाह देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि किसी भी लंबे समय तक खरीदारी से पूरी तरह परहेज करना शायद ही कभी उचित हो। अगर आप ध्यान से उन पर नजर रखें तो आमतौर पर कुछ अच्छे अवसर होते हैं। इन अवसरों पर ध्यान रखना और अपने ग्राहकों को उनके बारे में बताना हमारा काम है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट की तकनीकी स्थिति ऐसी होती है कि हम अपने ग्राहकों को कुछ समय के लिए खरीदारी से परहेज करने की सलाह देते हैं। इसे अध्याय 14 में देखें। अध्याय 9। स्टॉक कब बेचें। आपको स्टॉक तब बेचना चाहिए जब मार्केट प्राइस बहुत अधिक हो। यह एक सामान्य नियम है, लेकिन आपके लिए स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले सभी प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि आप अधिक सटीक रूप से यह तय कर सकें कि आपको अपने स्टॉक कब बेचने चाहिए। हम आपको भविष्य के अध्यायों में मार्केट्स का आंकलन करने के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। एक और सामान्य नियम यह है कि जब लगभग हर कोई स्टॉक खरीद रहा हो तब स्टॉक बेच दें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश लोग स्टॉक को टॉप के पास खरीदते हैं और निचले स्तर पर बेचते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हर कोई आशावादी होता है तो स्टॉक ऊंचे स्तर पर बिकेंगे, लेकिन जल्द ही या बाद में वे फिर से नीचे आ जाएंगे, और जब सब कुछ बहुत आशाजनक लगता है तो बेचने का यह सबसे अच्छा समय होता है। लंबे समय तक होल्ड करके जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे उसमें से थोड़ा खोना सुरक्षित पक्ष पर न रहने से बेहतर है। जो व्यक्ति टॉप पर बेचने की कोशिश करता है वह लगभग हमेशा हार जाता है, क्योंकि स्टॉक शायद ही कभी उतने ऊंचे स्तर पर बिकते हैं जितना कि उनके बारे में भविष्यवाणी की जाती है, या दूसरे शब्दों में उच्च कीमतों की भविष्यवाणी कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ती है। हमें 1916 में पढ़ा हुआ याद है जब यूएस स्टील ने लगभग $136 प्रति स्टॉक बेचा था। एक भविष्यवाणी थी कि यह $1000 प्रति स्टॉक तक बिकने जा रहा है। संभवतः ऐसे समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। बेशक यह एक बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण भविष्यवाणी थी, लेकिन एक तेजी वाले मार्केट की चरम गतिविधि के दौरान ऐसा लगता है कि लगभग हर कोई आशावाद के अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में बात कर रहा है। यही कारण है कि अधिकांश ट्रेडर शायद ही कभी तेजी वाले मार्केट में अपना प्रॉफिट कमाते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि स्टॉक की कीमतें नीचे नहीं आ जाती हैं, और फिर उन्हें लगता है कि तेजी आएगी, और तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक कि वे अपना सारा प्रॉफिट नहीं खो देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत जल्दी बेचने की गलती करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी खरीद से बहुत ज्यादा मुनाफा दिख रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बेचना चाहिए। जब आपने इसे खरीदा था तब स्टॉक बहुत सस्ता रहा होगा। 1920 में पीपल्स गैस $30 से कम में बिका। जिन लोगों ने इसे तब खरीदा था वे 1921 के अंत तक अपने पैसे को दोगुना करने में सक्षम थे, और कई लोगों ने इसे बेचकर अपना मुनाफा कमाया। बेशक अगर उन्होंने इनकम को दूसरे स्टॉक में निवेश किया होता जो अभी ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन उस समय पीपल्स गैस को बेचने का कोई खास कारण नहीं था। आमतौर पर सार्वजनिक उपयोगिताएं अपनी स्थिति में आ रही थी, और उनमें से लगभग सभी को अर्थशास्त्र के छात्रों द्वारा मुनाफे के असामान्य अवसरों के रूप में देखा जाता था। फिर भी किसी स्टॉक को बेचकर धन प्राप्त करना हमेशा गलत नहीं होता है।
ताकि उन्हें किसी अन्य चीज में निवेश किया जा सके जो अधिक आशाजनक लगती है। भले ही आपके द्वारा बेचा गया स्टॉक बहुत अधिक ऊपर जाने की संभावना हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्टॉक को सही समय पर बेचने की कोशिश करें। यह ध्यान में रखने वाली मुख्य बात है, और बहुत देर से बेचने की तुलना में बहुत जल्दी बेचना बेहतर है। बहुत लालची न बने और बड़े प्रॉफिट के लिए रुके नहीं। प्रॉफिट की संभावनाओं पर अध्याय 24 पढ़ें। भाग 3, स्टॉक कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रभाव। अध्याय 10, स्टॉक कीमतों में उतार चढ़ाव। यह इस तथ्य के कारण है कि स्टॉक की कीमतें लगातार ऊपर या नीचे जाती रहती है, जिससे स्पेकुलेशन संभव है। कभी कभी कुछ स्टॉक लंबे समय पर लगभग स्थिर रहते हैं, लेकिन एक्सचेंजों पर लिस्टेड स्टॉक का कम से कम एक हिस्सा या तो ऊपर या नीचे जाता है। अगर कोई हमेशा यह बता सके कि वे किस दिशा में जाने वाले हैं, तो कम समय में भाग्य बनाना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। पिछले 20 वर्षों में सांख्यिकी संगठनों ने भविष्य में स्टॉक कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने के लिए एक निश्चित आधार का पता लगाने के उद्देश्य से स्टैटिस्टिक की जांच करने में बहुत समय और पैसा खर्च किया है। इनमें से कई संगठन अपने निष्कर्षों को आधार बनाने के लिए बहुत अलग अलग स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं, और फिर भी उनके निष्कर्ष बहुत समान हैं। उन्होंने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि इनमें से कुछ उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से उन नियमों द्वारा इंगित किए जाते हैं जो कभी फेल नहीं होते। इस पुस्तक में हम उन फंडामेंटल स्टैटिस्टिक को समझने का प्रयास नहीं करते हैं जिन पर बिजनेस साइकिल की भविष्यवाणियां आधारित होती है, लेकिन 5 अध्यायों में हम कुछ ऐसे प्रभावों को समझते हैं जो स्टॉक की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रभावित करते हैं। इन अध्यायों को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि स्टॉक स्पेकुलेशन में आपकी सफलता बहुत हद तक इन उतार चढ़ावों की आपकी सही भविष्यवाणी पर निर्भर करेगी। अध्याय 11, कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव। स्टॉक की कीमतें साइकिल्स में ऊपर नीचे होती रहती है। ये कीमतों में होने वाले प्रमुख उतार चढ़ाव है, लेकिन प्रमुख उतार चढ़ाव के भीतर कई छोटे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। स्टॉक की कीमतों में होने वाले ये उतार चढ़ाव लगभग हमेशा बिजनेस कंडीशन में बदलाव से पहले होते हैं। यानी स्टॉक की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि बिजनेस कंडीशन बेहतर होने जा रही है, और स्टॉक की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि बिजनेस कंडीशन और खराब होने जा रही है। वर्तमान लेखन के समय हम सुधार के दौर में हैं। अगस्त 1921 में स्टॉक की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। ऊपर की ओर गति धीमी लेकिन क्रमिक रही है। 7 महीनों की अवधि में 40 रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लगभग 20 अंक की ऊपर की ओर गति दिखाते हैं। हालांकि बिजनेस में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है, स्टॉक की कीमतों में लगातार ऊपर की ओर गति एक निश्चित संकेत है कि बिजनेस कंडीशन में सुधार हो रहा है, भले ही वह सुधार ध्यान देने योग्य न हो। ये प्रमुख स्टॉक मूवमेंट किसी भी पिछले मूवमेंट की सटीक नकल नहीं है, और यह बताना असंभव है कि वे कितने समय तक चलेंगे या वे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रभाव बहुत जल्दी सुधार के दौर को समृद्धि के दौर में बदल सकते हैं। समृद्धि का दौर उच्च कीमतों, उच्च मजदूरी और सभी क्षेत्रों में बढ़ते उत्पादन के लिए जाना जाता है। हर कोई आशावादी है। अधिकांश लोग अपना पैसा स्वतंत्र रूप से खर्च करते हैं, और इससे समय बेहतर होता है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है और बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस में अधिक धन की आवश्यकता होती है और ब्याज दरें बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें कम हो जाती है। इस अवधि के दौरान स्पेक्युलेट स्टॉक अपने उच्चतम मूल्यों पर बिक रहे हैं, और इस मूवमेंट के प्रभाव में कई स्टॉक जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं है उच्च कीमतों पर बिक जाते हैं। बेशक बुद्धिमान स्पेकुलेटर इस अवधि के दौरान अपने सभी स्टॉक बेच देते हैं। समृद्धि के दौर के बाद गिरावट का दौर आता है। इसका पहला संकेत आमतौर पर स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट के रूप में होता है। उस समय सामान्य कारोबार पूरी गति से चल रहा होता है
और इसमें कोई कमी आने का संकेत नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट में यह गिरावट एक चेतावनी होनी चाहिए। अधिकांश लोगों को लगता है कि यह गिरावट महज एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। वे इसे एक स्वस्थ प्रतिक्रिया कह सकते हैं और वे फिर से स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यह इतनी ऊंचाई तक नहीं जाता जितना कि गिरावट से पहले था। जब स्टॉक की कीमतें गिरावट से पहले की कीमतों से ऊपर नहीं बढ़ती हैं, तो यह संकेत है कि मोड़ आ गया है और मंदी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अधिकांश लोगों को इसका एहसास काफी समय बाद भी नहीं होता है। इसके बाद मंदी का दौर आता है, जब हमारे पास कम कीमतें, कम वेतन, कठिन समय, तंगी और कई व्यावसायिक विफलताएं होती हैं। कई लोग जिन्होंने स्पेकुलेशन के दौर में अपना सारा पैसा खो दिया था, मंदी के दौर में कंजूस और कंजूस हो जाते हैं और फिर से बचत करना शुरू कर देते हैं। इस अवधि के दौरान लगभग हर कोई निराशावादी होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग अनियमित है और एक नियम के रूप में बहुत हल्की है। यह स्टॉक बार्गेनिंग का समय है, लेकिन आम जनता आमतौर पर इसका लाभ नहीं उठाती। लोग डरे हुए हैं और सोचते हैं कि कीमतें और भी कम हो जाएंगी। बड़े हितधारक इस अवधि के दौरान स्टॉक जमा करते हैं और समृद्धि के दौरान उन्हें बेच देते हैं। अध्याय 12, मनी मार्केट और स्टॉक प्राइस। शायद कोई और चीज स्टॉक की कीमतों की चाल को इतना प्रभावित नहीं करती जितना कि पैसे की स्थिति। बिना बहुत सारे पैसे के एक बड़ा बुल मार्केट होना असंभव है। बुल मार्केट के दौरान लगभग सभी स्टॉक मार्जिन पर खरीदे जाते हैं, जिसे अध्याय 16 में समझाया गया है। इससे ब्रोकर के लिए बड़ी रकम उधार लेना जरूरी हो जाता है। जब पैसे की तंगी होती है, तो स्टॉक में बड़े उतार चढ़ाव को जारी रखने के लिए पर्याप्त पैसा जुटाना असंभव होता है। इसलिए आप देखेंगे कि फेडरल रिजर्व बैंक के पास कुछ हद तक स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की शक्ति है। 1919 में स्पेकुलेशन को जितना आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, उससे कहीं अधिक आगे बढ़ाया गया था। लेकिन निसंदेह यह बहुत बुरा होता अगर फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई होती और सदस्य बैंकों से वॉल स्ट्रीट से पैसा निकालने का आग्रह नहीं किया होता। हालांकि उस समय कार्रवाई की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक अच्छी बात थी। मंदी के दौर में बैंक पैसा जमा करते हैं और बुल मार्केट की शुरुआत में हमेशा बहुत सारा पैसा होता है। समृद्धि के दौर में बैंकों के भंडार कम हो जाते हैं और उनके ऋण बढ़ जाते हैं। जब आप देखते हैं कि ये भंडार बहुत कम हो गया है, तो आमतौर पर आपके लिए अपने स्टॉक बेचने का समय आ गया है। अध्याय 13, कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। स्टॉक की कीमतों में होने वाले बड़े उतार चढ़ाव के बीच हमेशा कई छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, जो विभिन्न प्रभावों के कारण होते हैं। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मार्केट की तकनीकी स्थिति है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। जब स्टॉक तेजी के मार्केट में लगातार बढ़ रहे होते हैं, तो मार्केट से जुड़े लोग प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं और उस पर नजर रखते हैं। समाचार पत्र इसकी भविष्यवाणी करते हैं। नतीजन खरीद में पर्याप्त कमी आ जाती है, जिससे मंदी के दौर में बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। हालांकि प्रतिक्रियाओं के दौरान खरीदने की इच्छा इतनी आम होती है कि कई लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और यह खरीद शॉर्ट्स द्वारा कवरिंग के अलावा मार्केट को फिर से ऊपर ले जाती है। और अगर परिस्थितियां तेजी से मार्केट के लिए अनुकूल है, तो कीमतें पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इस तरह मंदी के मार्केट में भी तेजी देखने को मिलती है। बेशक पेशेवर मंदी के कारोबारी इन तेजी के दौरान बेचते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बाद में वे सस्ते दाम पर खरीद लेंगे। ये छोटे मोटे मूल्य परिवर्तन अधिकांश ट्रेडर्स के लिए प्रमुख मूवमेंट से कहीं अधिक मायने रखते हैं। प्रमुख मूवमेंट इतने धीमे होते हैं कि लोग धैर्य खो देते हैं, और फिर भी जो लोग केवल प्रमुख मूवमेंट्स द्वारा निर्देशित होते हैं, वे अधिक सुरक्षित आधार पर काम कर रहे होते हैं। हमारा मानना है कि मुख्य रूप से प्रमुख मूवमेंट्स द्वारा निर्देशित होकर मामूली मूवमेंट्स का मामूली तरीके से प्रॉफिट उठाकर
न्यूनतम रिस्क के साथ अधिक मात्रा में धन कमाया जा सकता है। हालांकि स्टॉक एक समान रूप से नहीं चलते हैं, और जब अक्सर कुछ विशेष स्टॉक को सस्ते में खरीदने का अवसर होता है, तब लगभग सभी स्टॉक बहुत अधिक बिक रहे होते हैं। हम अपने ग्राहकों के लिए इन अवसरों को चुनने का प्रयास करते हैं। विभिन्न कंपनियों द्वारा की गई इनकम की रिपोर्ट स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है, जैसा कि एडिशनल डिविडेंड का भुगतान या डिविडेंड को छोड़ना भी करता है। जब कोई कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड घोषित करती है, तो एक अजीब मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखा जाता है। स्टॉक की कीमत आमतौर पर बढ़ जाती है, जबकि वास्तव में इस डिविडेंड की राशि से स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाता है, और कभी-कभी डिविडेंड्स दर में वृद्धि के तुरंत बाद स्टॉक को बेचना उचित होता है। अध्याय 14 टेक्निकल कंडीशंस। टेक्निकल कंडीशंस उन स्थितियों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर आपूर्ति और मांग को प्रभावित करती है, जैसे शॉर्ट इंटरेस्ट, फ्लोटिंग सप्लाई और स्टॉप लॉस ऑर्डर। कभी-कभी कहा जाता है कि आपूर्ति और मांग बराबर होनी चाहिए, अन्यथा कोई बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से कुछ अधिक कीमत पर बेचने को तैयार होते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं बेचते। और जब स्टॉक की मांग आपूर्ति से अधिक होती है, तो यह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि इनमें से कुछ लोग इसे उच्च कीमत पर आपूर्ति नहीं कर देते। यह उसी तरह काम करता है जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो मार्केट से कुछ कम कीमत पर खरीद लेंगे। इसलिए जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है, तो कीमतें कम होनी ही चाहिए। किसी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू $100 प्रति स्टॉक हो सकता है, फिर भी वह $50 प्रति स्टॉक पर बिक सकता है, और वह कभी भी $50 से अधिक पर नहीं बिक सकता, जब तक कि उस मूल्य पर उपलब्ध सभी स्टॉक खरीद नहीं लिए जाते। हालांकि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, यदि रियल वैल्यू $100 प्रति स्टॉक है, तो जल्द या बाद में मार्केट प्राइस उस आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा। यही कारण है कि हम अपने ग्राहकों से ऐसे स्टॉक खरीदने का आग्रह करते हैं जिनका रियल वैल्यू है, या कम से कम संभावित मूल्य उनके मार्केट मूल्यों से कहीं अधिक है, और या तो उन्हें सीधे खरीदें या उन्हें बहुत अधिक मार्जिन दें, और फिर उन्हें तब तक रखें जब तक कि कीमतें बढ़ न जाएं। बेशक जब किसी को पता चलता है कि गलती हुई है, तो जितनी जल्दी वह बेच दे और नुकसान उठा ले, उतना ही बेहतर है। अध्याय 15 मैनिपुलेशंस। स्टॉक की कीमतें काफी हद तक मैनिपुलेशन से प्रभावित होती है। सालों पहले जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की मात्रा आज की तुलना में कम थी, तो मैनिपुलेशन करके पूरे मार्केट को प्रभावित करना संभव था, लेकिन आज ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। केवल कुछ ही स्टॉक मैनिपुलेट किए जाते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो कई अन्य स्टॉक भी उनसे प्रभावित हो सकते हैं। मैनिपुलेशन के कई प्रकार हैं। एक तरीका यह है कि किसी कंपनी के अंदरूनी लोग अपनी कंपनी के बारे में प्रतिकूल समाचार दें, यदि वे चाहते हैं कि स्टॉक की कीमत कम हो जाए ताकि वे इसे खरीद सकें, या बहुत अनुकूल समाचार दें यदि वे चाहते हैं कि कीमतें बढ़ें ताकि वे इसे बेच सकें। यह तरीका अब उस हद तक प्रचलित नहीं है जितना कि सालों पहले था। जनता की राय इसके सख्त खिलाफ है, और हमारा मानना है कि बिजनेसमैन बिजनेस एथिक्स के हायर स्टैंडर्ड हासिल कर रहे हैं। इस तरह के तरीके कानूनी है, लेकिन वे नैतिक रूप से निंदनीय है। मैनिपुलेशन का एक और तरीका है किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए पूल बनाना और उसे जबरदस्ती ऊपर चढ़ाना। अगर किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके रियल वैल्यू से बहुत कम है, तो हमारा मानना है कि पूल द्वारा उसे जबरदस्ती ऊपर चढ़ाना उचित है। लेकिन साधारण पूल केवल जनता को लूटने की एक योजना है। ऐसे पूल के संचालन के लिए 4 अवधियां हैं। पहली अवधि संचय की है। किसी निश्चित कंपनी में स्टॉक के कई बड़े धारक अपने स्टॉक को पूल करेंगे। सभी पूल के अलावा कुछ भी नहीं बेचने पर सहमत होंगे, जिसमें सभी को आनुपातिक रूप से प्रॉफिट होगा। फिर वे कंपनी के बारे में बुरी खबर देते हैं।
ऐसा करना बहुत आसान है, क्योंकि वित्तीय लेखक आमतौर पर बिना ज्यादा जांच के उन्हें दी गई खबर को स्वीकार कर लेते हैं, खासकर डेली न्यूज़पेपर के लेखक, क्योंकि उनके पास जांच करने का समय नहीं होता है। जानकारी मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही उनकी कॉपी तैयार हो जानी चाहिए। वित्तीय समाचार आमतौर पर भ्रामक क्यों होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए अध्याय 25 मार्केट इन्फॉर्मेशन देखें। स्टॉक की कीमतों में मैनिपुलेशन करने वाले वित्तीय समाचार ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं। जब आम जनता इस समाचार को पढ़ती है और देखती है कि स्टॉक में गिरावट आ रही है, तो उनमें से कई लोग निराश हो जाते हैं और बेच देते हैं। यह वह समय है जब उन्हें बेचना नहीं चाहिए, लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश लोग स्टॉक मार्केट में वही करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वे जितना अधिक बेचते हैं, कीमत उतनी ही कम होती जाती है और पूल ऑपरेटर स्टॉक जमा करते जाते हैं। अपनी पसंद का सारा स्टॉक हासिल करने के बाद वे अच्छी खबरें देते हैं और तब तक स्टॉक खरीदते रहते हैं जब तक कि यह ऊपर नहीं चढ़ना शुरू हो जाता। जनता इस अनुकूल समाचार को पढ़ती है और स्टॉक को ऊपर जाते देखकर मार्केट में जाकर खरीद लेती है, जिससे यह ऊपर चढ़ जाता है। हर समय वित्तीय लेखक स्टॉक के बारे में अच्छी खबरें देते रहते हैं और जनता इसे खरीद लेती है। जब वे इसे पूरी तरह से बेच देते हैं, तब भी जनता और अधिक के लिए उत्सुक हो सकती है और पूल संचालक स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। फिर वे बुरी खबरें देना शुरू कर देते हैं ताकि वे अपने शॉर्ट इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कम कीमत पर स्टॉक खरीद सकें। उसके बाद मार्केट में उनकी बहुत कम रुचि रह जाती है। अगर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, तो वे कभी कभी कुछ स्टॉक खरीदकर और कुछ अनुकूल खबरें देकर इसका समर्थन कर सकते हैं। इससे मार्केट में तेजी आएगी और वे तेजी से टॉप पर नए खरीदे गए स्टॉक बेच देंगे। इस तरह की मैनिपुलेशन लगभग हर समय चलती रहती है और इनके झांसे में आने वाले मूर्खों की संख्या की कोई सीमा नहीं लगती। लेकिन फिर भी जब आप महसूस करते हैं कि उन्हें दी जाने वाली मार्केट इन्फॉर्मेशन कितनी अविश्वसनीय है, तो आप जनता को दोष नहीं दे सकते। मार्केट का एक और प्रकार वन मैन मैनिपुलेशन है, जहां एक व्यक्ति कंपनियों को कंट्रोल करता है, जिन्हें वन मैन कंपनियों के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इन कंपनियों के निदेशक उसके मित्र या कर्मचारी होते हैं और कई मामलों में वह उनके इस्तीफे अपने पास रखता है ताकि उन्हें वह करना पड़े जो वह उनसे करवाना चाहता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सख्त नियमों के कारण वहां इस तरह के मैनिपुलेशन करना काफी मुश्किल है। लेकिन न्यूयॉर्क कर्व पर ऐसे कई मैनिपुलेशन हुए हैं जब कर्व एकदम लो लेवल पर काम कर रहा था और बहुत अधिक कंट्रोल में नहीं था, तो इस तरह के मैनिपुलेशन बहुत बार होते थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इस तरह के किसी व्यक्ति के पास खनन कंपनी है। जब वह चाहता है कि स्टॉक की कीमतें बढ़ें, तो वह शेयर धारकों को खदान में काम करने के बारे में बहुत सारी जानकारी भेजता है और शायद जब कोई नया समृद्ध अयस्क मिलता है तो उन्हें टेलीग्राम भेजता है। शेयर धारक अधिक स्टॉक खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इससे कीमतें बढ़ जाती है। फिर वह उन पर इतना स्टॉक उतारता है कि वे उसे खरीद लें। 1 या 2 दिन में स्टॉक वापस गिरकर उस कीमत के आधे से भी कम हो सकता है जिस पर वह बिक रहा है। यदि यह वन मैन मैनिपुलेशन करने वाला कोई स्टॉक खरीदना चाहता है, तो वह थोड़ी प्रतिकूल खबर देगा और वह अपने मनमाने दाम पर स्टॉक खरीद सकता है। इसके बाद खबर अच्छी या बुरी होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि मैनिपुलेशन करने वाला व्यक्ति खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है। लेकिन आमतौर पर उसके पास प्रचुर मात्रा में स्टॉक होता है जिसे वह बेचना चाहता है और वह लगातार अच्छी खबरें दे रहा होता है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में एक आदमी काम करता था जो कई कंपनियों को बढ़ावा देता था और बड़े पैमाने पर उनमें मैनिपुलेशन करता था। अब वह बिजनेस से बाहर है, लेकिन वही काम अभी भी छोटे पैमाने पर किया जाता है। हमारा मानना है कि प्रमोशनल स्टॉक की तुलना में मैनिपुलेशन किए गए स्टॉक में जनता का ज्यादा पैसा डूबता है और हम उनमें होने वाले भारी नुकसान के बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं। आमतौर पर प्रमोशन पूरी तरह से वैध हो सकते हैं और पूरी ईमानदारी से किए जाते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन लगभग हमेशा
जनता को ठगने के एक उद्देश्य से किया जाता है। हालांकि उनका लालच इतना ज्यादा होता है कि कई लोग कई बार छंटाई किए जाने के बाद भी उनके प्रलोभन का सामना नहीं कर पाते। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।